हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको पूरा केस लड़ना सिखा रहा हूं। ध्यान से वीडियो देखना, बहुत ही प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। कैसे आपको झूठे केस से बाहर आना है, किस तरह से सिस्टमेटिक सब कुछ एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। देखो, आपको पता है कि अगर वैवाहिक विवाद चल रहा है तो एक केस आपके ऊपर ज़रूर होता है, जिसकी कई बार एफआईआर दर्ज होती है और कई बार एज ए कंप्लेंट आपके ऊपर दर्ज होता है। वो केस होता है 498A का, जिसको भी 85 BNS कहते हैं, और उसके साथ ही बहुत सारी मार पिटाई की, दहेज मांगने की और भी धाराएं लगी हुई होती हैं। अब जब ये केस की इनिशियली एफआईआर आपके ऊपर होती है तो पहला तो काम आप करते हैं कि पुलिस के पास जाते हैं, उसको सारी बातें बताते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई इसमें से किसी का नाम निकल जाए। वो सब बातों पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, तो उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य कुछ और है। हम बात कर रहे हैं जहाँ पर आपके खिलाफ चार्जशीट अब आ चुकी है। चार्जशीट में आपके ऊपर 3 या 4 धाराएं लगी हुई हैं और ऊपर से कोर्ट ने आपकी क्वेश्चन करने से मना कर दिया। अब आप नीचे वाली कोर्ट में हैं, आपके ऊपर ये सारे आरोप हैं और आपको इससे बाहर निकलना है। क्योंकि कल ही मैंने आपको एक मामला बताया था, जिस मामले में केवल 5 दिन के वैवाहिक रिश्ते में पति को 498A में सजा हुई। इस प्रकार के तमाम जजमेंट्स और भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जब बहुत ही शॉर्ट टर्म वैवाहिक जीवन रहा, लेकिन रिकॉर्ड पे देखें तो जजमेंट यह है कि सजा हो गई। तो इस प्रकार की चीज़ें ना हो पाए, उसके लिए आपको पहले दिन से ही सजग रहना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, आपकी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, बेल वेल उन सब चीज़ों पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, इससे निकलना कैसे है। आप सबसे पहले ये देखिए चार्जशीट में धाराएं कितनी हैं और एक कागज़ पर उनको अलग से लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये क्रूरता की धारा लगी है, ये मारपिटाई की धारा लगी है, ये दहेज की धारा लगी है, ये स्त्री धन रखने की धारा लगी है। अब आप एनालाइज कीजिए कि आपके पास हर एक धारा के खंडन में क्या सबूत मौजूद हैं। जैसे कि हो सकता है कि क्रूरता के अगेंस्ट आपके पास कुछ सबूत मौजूद हो, लाइक उसने जो डेट क्रूरता की बताई है उस डेट का आपके पास कोई रिकॉर्ड हो, या फिर आपके पास कोई फुटेज हो, या कुछ भी एनी एविडेंस, तो उसको उसकी आप कैटेगरी बना दीजिए, क्रूरता के अगेंस्ट एविडेंस आ गए। इसी प्रकार से मार पिटाई की बात की गई है तो उस मार पिटाई के अगेंस्ट आपके पास जो भी एविडेंस है उनका एक बंडल बना लीजिए। इसी प्रकार से दहेज मांगा है, दहेज के लिए क्रूरता करी है, उसके अगेंस्ट जो भी आपके पास एविडेंस है उसका आप एक बंडल अलग बना लीजिए। इसी तरह से स्त्री धन वाले आरोप के लिए जो भी आपके पास प्रूफ है उसका एक अलग बंडल बना लीजिए। अब आपके टोटल 4 बंडल बन गए और चारों बंडल में अलग अलग टाइप के एविडेंसेज हैं। मिक्सअप नहीं करना है, अलग अलग इनको रखना है। अब एकदम से ऐसा नहीं होता है कि आप कोर्ट के अंदर जाएंगे, बोलेंगे मेरे पास इतने सारे एविडेंस है, ये लो मेरे एविडेंस है, मुझे बरी कर दो। ऐसा नहीं है, प्रोसीजर वैसे ही चलेगा जैसे चलता है। यानी कि सबसे पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगा। अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस में कई सारे गवाह होते हैं, जिनमें से पत्नी, पत्नी के माता पिता, भाई बहन और बंधु हो सकते हैं, और इसके अतिरिक्त पुलिस वाले होते हैं। अब आपका जो मोटिव होना चाहिए, मोटिव आपको ये सेट करना है कि हर एक गवाह का जब आप जिरह करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, तो जो 4 अलग अलग आपने बंडल बनाए हैं उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछेंगे। अब जो एविडेंस आपके पास है, मैक्सिमम टाइम सामने वाले को थोड़ी ना पता होगा वो एविडेंस आपके पास है, तो आप उससे संबंधित क्वेश्चन पूछिए उनसे, उनका आंसर आएगा और जो भी आंसर आएगा उसको रिकॉर्ड करवाइए। आपका उद्देश्य होना चाहिए हर एक गवाह जब खड़ा हो तो चारों जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं, क्रूरता का, मारपिटाई का, दहेज का, स्त्री धन का और भी कोई है, उनसे संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। और क्वेश्चंस ऐसे जरूर पूछने हैं कि जो एविडेंस ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। जब आप क्वेश्चन पूछने जाएंगे तो पहले वो पूरा बंडल आप चेक करके जाएंगे, आपके पास क्या क्या एविडेंस है, उससे रिलेटेड पूछेंगे, ताकि वो जो भी जवाब दे वो उस एविडेंस से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए। और ये उद्देश्य आपको छोड़ना नहीं है। और इस केस में ऐसा भी नहीं है कि क्रॉस जल्दी पूरी कर दो, आप कितनी भी क्रॉस कर सकते हो आराम से, क्योंकि स्टेट केस होता है। तो आप ये सारे क्वेश्चन पूछिए और हर एक गवाह से इसी प्रकार से पूछिए। अब होगा क्या, हर एक गवाह अलग अलग आंसर देगा पहले तो, क्योंकि आपके जो एविडेंस होंगे उस पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं अलग अलग गवाह से। अब गवाहों के आपस में भी कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाएंगे और आपके पास जो एविडेंस मौजूद है उनसे रिलेटेड कॉन्ट्राडिक्शन आपको कराने ही हैं। यही आपकी जिम्मेदारी, यही आपका पर्पज क्रॉस करते वक्त। अब जब पूरा प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म हो जाएगा तो आपके बयान मुजरिम होते हैं, यानी आपको बुलाया जाता है, आपसे बयान लिए जाते हैं। वो बयान कैसे देने हैं वो आपके वकील साहब आपको गाइड कर देंगे। मैंने भी बहुत सारे वीडियोज में गाइड किया, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है डिफेंस एविडेंस की। तो जब डिफेंस एविडेंस की स्टेज आएगी, अब आपने वो जो चारों बंडल बना के रखे हुए हैं उन्हें प्रॉपर प्रोसीजर में आप फाइल करेंगे। यानी एक एप्लीकेशन देंगे कि मैं ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहता हूँ, इसको पत्रावली पर ग्रहण किया जाए। इसके अलावा यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, कोई फोटोग्राफ है, इस तरह की चीज़ें हैं तो उसका
आप सर्टिफिकेट देंगे 63 का, पहले जो 65B हुआ करता था, और पेन ड्राइव में भी उसको रिकॉर्ड करके देंगे, उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी प्रेजेंट करेंगे। मतलब एक प्रॉपर जो प्रोसीजर है उससे आप अपने वो एविडेंस के चारों बंडल सबमिट करेंगे। इसके बाद स्टेज आएगी आपके आर्ग्यूमेंट्स की। अब आपका आर्ग्यूमेंट सोचिए कितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि हर एक गवाह से आपने उन बंडल्स के अगेंस्ट कॉन्ट्राडिक्शंस करवाए, सब गवाहों के आपस में भी कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। अब आपका आर्ग्यूमेंट होगा, साहब ये देखिए ये मेरे पास एविडेंस है, इस तारीख को मैं यहाँ पे था और इसने PW1 ने इस संबंध में ये बोला है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, PW2 ने ये बोला है, 3 ने ये बोला है। यानी आपका इतना प्यारा आर्ग्यूमेंट बन जाएगा कि आप बहुत ही आसानी से इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे और आप इससे बाहर आ पाएंगे। होता क्या है कि हम इतना एनालाइज करते नहीं, हम दो अलग अलग एक्सट्रीम पे जाते हैं। या तो हम बिल्कुल ही लापरवाही कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनसे पूछो क्या चल रहा है केस में, कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो 1 साल पहले गया था, इस कदर लापरवाही कर देते हैं। या फिर इतना ही ज़्यादा बारीकी से उसमें घुस जाते हैं कि खुद ही सब कुछ बर्बाद करके बैठ जाते हैं, इवन मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं करना है, बहुत ही लॉजिकल तरीके से अपने दिमाग को ब्रॉड रखते हुए, खुला रखते हुए, विदाउट एनी टेंशन आपको ये काम करना है जैसे मैंने आपको बताया, और आप झूठे केस के जाल से बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।